आपने अभी क्या देखा? यह वह प्रकार की सैन्य शक्ति है जो कुछ ही घंटों में एक देश को तबाह कर सकती है। विमान वाहक पोत, हजारों मरीन, परमाणु पनडुब्बियां, विध्वंसक जहाज। और यह एक प्रभावशाली शस्त्रागार है, जैसा कि आपने अभी देखा, जो इस समय वेनेजुएला के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। अब कल्पना कीजिए कि आप वेनेजुएला के नेता हैं और जानते हैं कि यह पूरी युद्ध मशीन आपके खिलाफ तैनात हो सकती है। यही हकीकत है जिसका सामना निकोलास मादुरो कर रहे हैं। ट्रंप ने उनके सिर पर $50 मिलियन का इनाम रखा है, जो इतिहास का सबसे बड़ा इनाम है। कुछ लोग कहते हैं मादुरो अब नहीं सोते, वो बंकरों में छिप गए हैं, बहुत पैरानॉइड हो गए हैं। लेकिन जो आपने देखा वो तो बस हिमखंड की नोक है। जो असली जंग चल रही है वो आप देख नहीं सकते, लेकिन वो मादुरो को पहले ही तबाह कर रही है। मैं उस जंग की बात कर रहा हूं जिसका आधिकारिक नाम है, अमेरिकी सैन्य इसे मनोवैज्ञानिक अभियान कहते हैं। मादुरो खुद भी इसे स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यह उनके देश पर हमले का मुख्य तत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग इस अभियान को इस तरह परिभाषित करता है, यह ऐसी योजनाबद्ध कार्रवाइयां हैं जिनका उद्देश्य दुश्मन विदेशी समूहों की राय, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करना है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है दुश्मन को बिना एक भी गोली चलाए आत्मसमर्पण करवाना। लेकिन मनोवैज्ञानिक अभियान कोई नई चीज नहीं है। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे रेडियो का इस्तेमाल कम्युनिस्ट देशों में संदेश प्रसारित करने के लिए किया। आज फर्क सिर्फ गति और पहुंच का है। जैसा कि खुद मादुरो ने स्वीकार किया, अब मनोवैज्ञानिक युद्ध की ताकत और भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें पारंपरिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी शामिल है। व्हाट्सएप, यहाँ है चिकिटो व्हाट्सएप, तकनीकी साम्राज्यवाद। तुम वेनेजुएला पर हमला कर रहे हो, उन्होंने तुम्हें सारी सूचियां दे दी हैं। यहाँ लिखा है अनइंस्टॉल करना, यहाँ लिखा है अनइंस्टॉल करना, तुम चले गए। व्हाट्सएप, अगर मैंने तुम्हें देखा भी है तो मुझे याद नहीं। मैं व्हाट्सएप से आजाद हूँ, मैं शांति में हूँ, व्हाट्सएप से आजाद हूँ। ट्विटर पर एक पोस्ट मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंचती है। कोई भी खबर सत्यापित होने से पहले ही पूरी दुनिया में फैल सकती है। यह हर मोबाइल फोन को एक संभावित मनोवैज्ञानिक हथियार में बदल देता है। ट्रंप ने यह रणनीति व्यावहारिक कारणों से चुनी थी। सोचिए, वेनेजुएला पर पारंपरिक हमला बहुत महंगा होता। अनुमान है इससे अमेरिकी खजाने पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा बोझ पड़ता, जो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इसका असर सिर्फ अमेरिकी सरकार की जेब पर ही नहीं पड़ेगा। हजारों अमेरिकी सैनिक शायद इन अभियानों के दौरान मारे जाएंगे। राजनीतिक लागत विनाशकारी होगी। मनोवैज्ञानिक अभियानों की लागत बहुत कम होती है और ये अक्सर पारंपरिक बमबारी से अधिक प्रभावी होते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि यह व्यावहारिक रूप से कैसे काम करता है, इसे 3 मुख्य तत्वों में बांटकर। इन अभियानों का पहला तत्व है संघर्ष की पुनर्परिभाषा। संयुक्त राज्य अमेरिका मादुरो को एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे कार्टेल दे लॉस सोल्सन नामक एक आपराधिक संगठन के मुखिया के रूप में देखता है। आधिकारिक आरोप में कहा गया है कि मादुरो एक नशा तस्करी नेटवर्क का नेतृत्व करता है, जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। यह प्रक्रिया संघर्ष की प्रकृति को पूरी तरह बदल देती है और इस मायने में $50 मिलियन का इनाम एक राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए भुगतान के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी को पकड़ने के लिए देखा जाता है। जब आप अपने विरोधी को एक राजनीतिक नेता से अपराधी के रूप में परिभाषित करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। दूसरा तत्व है आर्थिक दबाव। वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध। व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ कदमों से लेकर यह एक पूर्ण वित्तीय नाकेबंदी में बदल गया। 2017 से 2024 के बीच
वेनेजुएला ने तेल से होने वाली 226 अरब डॉलर की आय खो दी। इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए यह ऐसा है जैसे देश ने लगातार 7 साल तक हर दिन 77 मिलियन डॉलर खो दिए हो। तीसरा तत्व है सैन्य शक्ति का लगातार प्रदर्शन। डिस्ट्रॉयर जैसे यूएसएस ग्रेवली और यूएसएस जेसन डनहम अब कैरिबियन में गश्त कर रहे हैं। एम्फीबियस जहाज यूएसएस इवो जीमा हजारों मरीन सैनिकों को ले जा रहा है। निगरानी विमान जैसे P-8 पोसाइडन अब नियमित रूप से वेनेजुएला के पास के पानी के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। आधिकारिक रूप से इन अभियानों को वर्गीकृत किया गया है मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई के रूप में, लेकिन व्यवहार में सैन्य विश्लेषक इन्हें एक सोची समझी शक्ति प्रदर्शन के रूप में वर्णित करते हैं। यहां उद्देश्य जरूरी नहीं कि निकट भविष्य में वेनेजुएला पर आक्रमण करना हो, बल्कि लक्ष्य को लगातार सतर्क अवस्था में बनाए रखना है। यही वह चीज है जिसे विशेषज्ञ माइक्रोफोन की धमकी कहते हैं। यह एक प्रकार का निरंतर मनोवैज्ञानिक दबाव है जो विरोधी को अपने संसाधनों को रक्षा में लगाने के लिए मजबूर करता है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, दबाव असर कर रहा है। इसके परिणाम व्यवहार में दिखते हैं। मादुरो को रक्षा के लिए भारी संसाधन जुटाने पड़े, जिसे बोलिवेरियन मिलिशिया कहा जाता है। उसमें 5 मिलियन नागरिकों को हथियारबंद किया। ये स्वयं सेवक हैं जिन्हें सैन्य प्रशिक्षण और हल्के हथियार मिलते हैं। उनकी रणनीति यह है कि ऐसा आभास बनाया जाए कि कोई भी आक्रमणकारी लंबी और महंगी जन प्रतिरोध का सामना करेगा। लेकिन असली आंकड़े एक अलग हकीकत दिखाते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वास्तव में केवल 20,000 मिलिशिया सक्रिय और अच्छी तरह से हथियारबंद है। बाकी लोग सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो परेड और कभी-कभी होने वाले प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। लेकिन इस मिलिशिया के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है, इन्हें तय वेतन नहीं मिलता। ये आम लोग हैं, जैसे शिक्षक, मैकेनिक, गृहिणियां, जो अपने सप्ताहांत का समय सैन्य प्रशिक्षण के लिए देती हैं। कई लोग इसमें इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें राशन किट या सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता जैसे लाभ मिलते हैं। मादुरो के नजरिए से यह एक समझदारी भरी रणनीति है। उन्होंने ऐसी एक ताकत बनाई है जो जिंदा रहने के लिए सरकार पर निर्भर है। साथ ही उन्होंने वफादार नागरिकों में लाखों हथियार बांटे। अब कोई भी आंतरिक तख्ता पलट न सिर्फ सेना से बल्कि पूरे देश में फैले इन मिलिशिया से भी टकराना पड़ेगा। यहां एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, यह मिलिशिया सामाजिक नियंत्रण का साधन भी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिलिशिया के सदस्य सामुदायिक निगरानी करते हैं, सरकार द्वारा सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों के वितरण में मदद करते हैं और मादुरो के समर्थन में प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली गुल होना भी इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। जब वेनेजुएला की बिजली व्यवस्था ठप हो जाती है तो मादुरो सरकार इन समस्याओं का कारण उन्नत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमलों को बताती है। विधायी प्रक्रिया, वे दावा करते हैं कि गुरी डैम, जो देश की 80% बिजली पैदा करता है, उन्नत तकनीकी तोड़फोड़ का शिकार है। वहीं बिजली अवसंरचना के विशेषज्ञ तकनीकी कारणों की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि वर्षों तक रखरखाव की कमी और योग्य इंजीनियरों के पलायन के बाद यह सिस्टम खराब हालात में काम कर रहा है। लेकिन यहां मुख्य बिंदु है, जब अमेरिकी युद्धपोत वाकई वेनेजुएला के तट पर गश्त कर रहे हैं तो कोई भी अवसंरचना में खराबी तोड़फोड़ जैसी लग सकती है। आम जनता के लिए सच्चाई जानना असंभव है। यहां मायने यह नहीं रखता कि कौन सही है, बल्कि यह है कि इसका असर क्या होता है। मादुरो बिजली कटौती का उपयोग समर्थकों को बाहरी दुश्मन के खिलाफ मोबिलाइज करने में करता है। एक जनरेटर तक पहुंच थी, इसी वजह से वह दरवाजे खोल सका। ज्यादातर दुकानें बंद ही रहीं, लेकिन बंद दरवाजे भी लुटेरों की हरकतों को नहीं रोक सके। इस बाजार ने अपनी सारी माल खो दी और पूरी तरह बर्बाद हो गया।
निकोलास मादुरो ने शनिवार को सड़कों पर अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और एक बार फिर ब्लैकआउट के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी ठहराया। लेकिन आखिरकार जो सबसे ज्यादा पीड़ित है वो वेनेजुएला की जनता है। अंधेरे में अब एक और कारक है जो ट्रंप के आगे के फैसलों पर काफी असर डालता है। देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार है। इसके अलावा यह चीन और रूस जैसी महाशक्तियों के लिए लैटिन अमेरिका में प्रवेश द्वार बन गया है। चीनी और रूसी समर्थन मादुरो की जीवित रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अरबों की राशि के ऋण, निवेश और उन्नत हथियार, जिनमें रूसी वायु रक्षा प्रणाली भी शामिल है। इन शक्तियों की मौजूदगी किसी भी सैन्य कार्रवाई को काफी जटिल बना देती है। अब वेनेजुएला पर हमला करना बहुतों के लिए रूस और चीन से टकराव मोल लेने जैसा होगा, और इस संभावना को जानते हुए यह समझा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक अभियानों को पसंदीदा हथियार क्यों बना लिया गया है। यह बिना सीमा पार किए अधिकतम दबाव बनाती है। लेकिन वेनेजुएला इस पूरे दबाव का कैसे जवाब दे रहा है? उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने अपनी रणनीति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध झेल रहे देशों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए वे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने जैसे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इसका विचार एक ऐसा वित्तीय प्रणाली बनाना है जो पश्चिमी देशों पर निर्भर न हो। लेकिन तो यह कहानी कैसे खत्म हो सकती है? ठीक है, 3 संभावनाएं हैं। पहली यह है कि सब कुछ आज जैसा ही चलता रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबंध और सैन्य दबाव बनाए रखता है। मादुरो रूस और चीन की मदद से जीवित रहता है। वेनेजुएला की जनता का दुख जारी रहता है। एक और संभावना है आंतरिक विश्वासघात। कोई वेनेजुएलन जनरल यह तय कर सकता है कि $50 मिलियन मादुरो के प्रति वफादारी से ज्यादा कीमती है, या फिर बस यह समझ सकता है कि शासन का समर्थन करना अब एक बंद गली बन गया है। तीसरी सबसे खतरनाक है, संयुक्त राज्य अमेरिका छोटे सैन्य कार्रवाई कर सकता है, यहां वहां कुछ निशानेदार हमले कर सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ा जोखिम है कि यह एक क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है और इसमें रूसियों और चीनियों को भी घसीट सकता है। और ब्राजील की बात करें तो इस कहानी का देश से गहरा संबंध है, जितना आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा। कम लोग जानते हैं, लेकिन ब्राजील के पास भी अमेरिका जैसी मनोवैज्ञानिक युद्ध तकनीकें हैं और वह हाल में चीन के करीब भी आया है। वेनेजुएला दिखाता है कि 21वीं सदी में युद्ध कैसे बदल गया है। मादुरो अब भी सत्ता में है, लेकिन नतीजा देखिए। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 71% सिकुड़ गई है। आधी आबादी भूख से जूझ रही है। 70 लाख लोग देश छोड़कर भाग गए हैं। 10 सालों में वेनेजुएला द्वारा पैदा की गई सारी संपत्ति में 80% से ज्यादा की गिरावट आई है, जिसकी अगुवाई वामपंथी तानाशाह निकोलास मादुरो कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस ही शायद देश को अंदर से तोड़ने के लिए बाकी थे। एक अदृश्य युद्ध जो किसी भी आक्रमण से ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। आप लोगों की क्या राय है? क्या मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस पारंपरिक आक्रमणों से ज्यादा असरदार हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा हो तो इस नई आधुनिक युद्ध की शैली को बेहतर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ये जानकारी जानना जरूरी है। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।